Don't forget to subscribe the channel to never miss an update. हे गाइस, वेलकम टू केम शास्त्रा। जैसे आपको मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि नेक्स्ट संडे आपको वीडियो रहेगा वेंट ऑफ फैक्टर का, और यही कंसेप्ट अच्छे तरह से समझने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है। दैट इज नॉट देयर इन योर न्यू सिलेबस बट समवेयर इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कि वेंट ऑफ फैक्टर का ज़रूरत क्या है। तो जैसे कि आपको पता है आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर। तो चलो शुरू करते हैं। So today what we're going to understand is the first what exactly is a Van't-Hoff factor. Van't-Hoff factor किस चिड़िया का नाम है वो पहले जान लेते हैं। So basically if you'll talk about a Van't-Hoff factor होता क्या है, एक सिंपल रेशियो है Van't-Hoff factor। अभी जरूरत क्या है वो जानना है तो इसके प्रीवियस वाला लेक्चर देखो, लेक्चर नंबर 12 ऑन सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू बी वेरी प्रिसाइज। उस वीडियो में आपको पता चलेगा वेंट-ऑफ फैक्टर का जरूरत क्या है। सो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू अगेन एलोबोरेट ऑन द सेम थिंग कि व्हाई वी नीड अ वेंट-ऑफ फैक्टर और वेंट-ऑफ फैक्टर का कंसेप्ट कहाँ से आया, ठीक है, या तो जरूरत क्या पड़ी। सो दैट आंसर टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट टू नो फ्रॉम द वीडियो नंबर 12। सो जस्ट गो बैक टू दैट वीडियो, कहीं पे प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा ये वीडियो, तो वहां से भी जा सकते हो। तो यू कैन जस्ट गो इनटू द डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा उसका लिंक, डिस्क्रिप्शन से भी आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। सो व्हाट इज अ वेंट-ऑफ फैक्टर? Van't-Hoff factor is a ratio of what? Of colligative property of a electrolyte solution divided by the colligative property of a non-electrolyte solution. So जो भी concept हम लोगों ने पढ़ा है अब तक, when you have the non-electrolyte solute, उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि relative lowering of vapor pressure कैसे होता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट कैसे होता है। all that aspects we studied with respect to the non-electrolyte solute in a solution, ठीक है। अभी क्या है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर से, लास्ट वीडियो से हम लोगों ने ये जानना चालू किया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेंज होता है, ठीक है। सो ये चीज, ये जो रेशियो है, व्हाट इज अ रेशियो, व्हाट इज अ वेंट-ऑफ फैक्टर? इट्स अ रेशियो, एक सेम कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंपैरिजन बिटवीन द इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस। मतलब यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट लोगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट लोगे, दोनों का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में आप कोई ना कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उनका स्टडी करोगे, इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल, आई टेक अ एग्जांपल दैट विल बिकम वेरी इजी स्टफ। सपोज इफ आई एम टेकिंग HCl एज अ सोल्यूट, इन दिस केस इफ आई एम टेकिंग ग्लूकोज, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली नॉन इलेक्ट्रोलाइट एज अ सोल्यूशन, ठीक है। नाउ नॉट ओनली दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन इट शुड बी नॉन वोलेटाइल एज वेल। नाउ अलॉन्ग विद दिस, नाउ इफ आई एम गोइंग टू गो फॉर डूइंग दिस स्टडी, कि अगर सपोज मैं एक कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिक्स करता हूँ, सपोज इफ आई एम फ्रीजिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अगर मैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट स्टडी करूंगा, आई विल गेट सम डेल्टा टीबी वैल्यू फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इलेक्ट्रोलाइट आई हैव HCl एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और सेम कॉन्सेंट्रेशन, सपोज ये मैंने किया था स्टडी फॉर अ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। now what I will do a same study for the 1 molar concentration of a glucose of a non-electrolyte solution, it is non-electrolyte, एंड उसका कौन सा प्रॉपर्टी स्टडी करूंगा मैं, उसका भी मैं डेल्टा टीबी स्टडी करूंगा, ठीक है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बोला ना हम लोगों ने, या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, या नॉट एलिवेशन, वी आर सेइंग डिप्रेशन, ओके। सो वी विल स्टडी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो वैल्यूज मिलेगा, तो इसका डेल्टा टीएफ वैल्यू मिलेगा मुझे, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज ऑफ एट इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है, इसको भी 1 मोलर पे स्टडी किया, इसको भी 1 मोलर पे स्टडी किया, कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिक्स कर दिया। सो आई स्टडीड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के केस में, और दोनों का जो रेशियो निकालूंगा वो रेशियो को मैं आई बोलता हूं, दैट्स अ वेंट-ऑफ फैक्टर, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दिस कंपैरिजन यू हैव टू डू ओनली विद द इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करते हो उसके ऊपर ये आई का फैक्टर, मतलब फॉर्मूला वैसा आएगा। सो इफ यू आर गोइंग टू गोना स्टडी, ठीक है, थोड़ा सा ये हम लोग साफ कर देते, बिकॉज अदरवाइज वो दिख नहीं रहा है फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली, ओके। सो यू कैन सी ओवर हियर, इफ यू सी your Van't-Hoff factor, you can study with respect to the relative lowering of vapor pressure. The logic remains the same. It is I is equal to relative lowering of vapor pressure for an electrolytic solution divided by relative lowering of vapor pressure for a non electrolyte solution at a equal concentration. अगर इसका भी 1 मोलर, इसका भी 1 मोलर, इसका भी 2 मोलर, इसका भी 2 मोलर, that is with respect to relative lowering of vapor pressure. If you are going to study the same stuff with respect to depression of freezing point, in that case what you're going to have is, it is going to be delta TF divided by delta TF 0. Now why this 0? This is for non-electrolyte solution which gives you standard behavior, because उस केस में number of particles जो theoretically तुम लोग expect करते हो for a non-electrolyte non-volatile solute, वो और practically same रहता है, but
फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए मैंने बोला पहले लेक्चर नंबर 12 देखो, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सेम नहीं होता. दैट्स व्हाई डेल्टा टी एफ जीरो इज अ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, non what is it, non volatile solute in a solution. So delta TF upon delta TF0 with respect to depression freezing point, again you have to take into consideration it should be equal concentration. Moving on to the next thing stuff is you can study the same colligative property or another colligative property, that is elevation in boiling point. Now what that is gonna be, again if you want to find out the Ventov factor I, you're going to take the elevation boiling point, you're going to determine the elevation boiling point for an electrolyte solution. You can take any damn electrolyte, you can take any damn non-electrolyte. You have to just make sure that both should have the same concentration. Then only you can find out a Ventov factor divided by elevation boiling point for non-electrolyte, non-volatile solute. Okay. So if you're going to determine that value, you're going to get the Ventov factor. Again, the last concept, that's the concept of the osmotic pressure. If you want to determine the Ventov factor by doing an analysis or by doing a study of a colligative property, that's your osmotic pressure. तो आप क्या कर सकते हो, आप उसका values ले सकते हो. ठीक है. So with respect to osmotic pressure, again the same thing. That's very important. This goes for everything, and that's a equal concentration is needed, is required. Okay. So I is equal to osmotic pressure for an electrolyte solution, and pi zero is what? Pi zero is what? For pi zero is what? It's a osmotic pressure for a non-electrolyte solution. दोनों का रेशियो लो, तुम्हें Ventov factor मिल जाएगा. ठीक है. जीरो मतलब फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट, इट मीन्स इट्स फॉर अ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट विल नेवर गिव यू स्टैंडर्ड वैल्यू, बिकॉज देयर इज अ रीजन फॉर इट. इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल जितना तुम लोग थियोरेटिकली प्रेडिक्ट करते हो उतना एक्सपेरिमेंटली होता नहीं है, बिकॉज ऑफ टू रीजंस. योर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट either can have a dissociation, okay, or it can have association, and because of either of this dissociation या association की वजह से number of particles are not same practically. If you look at it practically, the number of particles are not same what you are predicting theoretically. ठीक है. इसलिए वीडियो नंबर 12 देखो, देन ही Ventov factor पे आना, वरना कुछ नहीं समझने वाला. ठीक है. So it is not same. So colligative property is very important. Colligative property depends on the number of particles. That's why it's called colligative property. So all these properties, whether you're talking about a relative lowering of vapor pressure, whether you're talking about the depression freezing point, whether you're talking about the elevation boiling point, or whether you're talking about the osmotic pressure, all these for colligative properties are dependent on the number of particles. And that's why for a non-electrolyte, as the number of particles are same theoretically as well as experimentally, that's why that is a standard value in this case, and that's why it represents subscript with 0. Okay, it means it's a standard value. Okay, otherwise if you talk about electrolyte, उसके लिए वो standard नहीं होता, because of these two stuff. dissociation होगा तो number of particles बढ़ता है, association होगा मतलब दो particles एक साथ आके what एक पार्टिकल बनेगा. ठीक है. सो एसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट हैज अ इंपैक्ट ऑन द अल्टीमेट फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो थ्योरेटिकली आप एक्स प्रेडिक्ट करोगे, बट एक्चुअल में आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो नहीं आने वाला. दैट्स अ प्रॉब्लम. Now moving on to the next part, as I said again, as we know, colligative property is directly proportional. This word is very important, man. This is directly proportional to what? It is directly proportional to the number of solid particles. Okay, that's why it's a colligative property. Colligative property का definition यही है कि which depends on the number of particles. Okay, so यहाँ पे I is equal to, as we know, number of solid particles present in a solution for an electrolyte divided by number of solid particles present in solution for a non-electrolyte. So I can put it as I said. Now this is also, this electrolyte non-electrolyte wala value is also called n theoretical. Why it is called n theoretical? Understand this. Because when you say you are taking 1 molar electrolyte, okay, when you are saying I am taking 1 molar non-electrolyte, in that case what is happening? Try to understand this. अगर मैंने बोला मैंने 1 molar HCl लिया, और मैंने बोला अगर मैंने 1 molar ग्लूकोज लिया हुआ है. Now the thing is, ग्लूकोज का 1 molar मतलब क्या रे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय व्हाट? मोलार क्या होता है? मोलार क्या होता है? डिवाइडेड बाय, किया हम लोगों ने ऑलरेडी, डिवाइडेड बाय व्हाट? वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर. इसका मतलब 1 मोलार मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा ग्लूकोज का? 1. ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज विल बी इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज 6.022 into 10 to the power of 23. बीइंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेगा. ठीक है, वो चेंज नहीं होगा. On the other side, if you're talking about 1 molar HCl will undergo dissociation to give you H plus ion and the Cl minus ion.
तो एक HCl मॉलिक्यूल और एक HCl पार्टिकल डिवाइड होता है टू गिव यू टू डिफरेंट पार्टिकल्स. नाउ इट मीन्स 1 मोलर HCl मतलब 1 मोल, लेकिन 1 मोल HCl तुमको कितना टोटल पार्टिकल्स दे रहा है, 2 दे रहा है. तो दुगना होगा 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 which comes out to be 12.044 into 10⁻23. What does that mean? इसका वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 theoretically होना चाहिए, बट कितना आता है 12.044 into 10⁻23 because of the dissociation. What does that mean? This is something that is your observed value. And theoretical क्या है? Theoretically same. Theoretically क्या आना चाहिए था? 6.022 into 10⁻23. Take into consideration the concentration, 1 molar, number of moles, 1 moles is, which is equal to Avogadro number. But because of the dissociation, that value is observed value or the experimental value is different as compared to its theoretical value. तो theoretical value किसके जैसा है? Theoretical value is same as that of the non-electrolyte solution of a equal concentration. So number of solid particles are present in a solution of a non-electrolyte, it is equivalent to the number of moles of theoretically number of particles of your 1 molar HCl. ठीक है, so इसीलिए इसे n absorbed upon n theoretical भी बोला जाता है. So that's why I is equal to n absorbed upon n theoretical. You got to understand why n theoretical. Theoretical क्यों? Because ये n number of moles theoretically जितना होना चाहिए वो same होता है for the number of particles as that of the non-solute नहीं, non-electrolyte के लिए. तो इसीलिए या तो electrolyte का particles ले लो तुम लोग, या तो फिर what, या तो फिर n theoretical value ले लो तुम्हारे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट का. ठीक है, so it's like an interchangeable word, it's like an interchangeable term. I can use either, I can say it as a number of solid particles present in the solution for non-electrolyte, or I can call it as a n theoretical. ठीक है, so I is equal to n observed upon n theoretical. ठीक है, which are obviously different for an electrolyte. Remember, वेंटो फैक्टर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल रहे हैं. वेंटो फैक्टर अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालने जाओगे I is equal to 1, गेम खत्म. तो 1 है, यूनिटी वैल्यू, डजंट मेक एनी सेंस. ठीक है, तो कुछ भी फैक्टर वो चेंज नहीं होने वाला. फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट डजंट मैटर विच नॉन इलेक्ट्रोलाइट इट इज, I इज इक्वल टू 1, एंड ऑफ द स्टोरी. ओके, सो ऑब्वियसली किसी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग वेंटो फैक्टर नहीं निकालने वाले. वेंटो फैक्टर इज एक्सक्लूसिवली कंसेप्ट फॉर एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. मूविंग अहेड, व्हाट वी हैव इज, वंस यू अंडरस्टैंड दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बट व्हाट वी नो इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास. अबे यार, directly proportional to number of moles, okay, but inversely proportional to molecular mass, ये किसने बोला? मैं बताता हूँ. Understand this. What I said is colligative property, doesn't matter which colligative property you have, is directly proportional to the number of particles. Number of particles मतलब क्या? Indirectly using number of moles. Number of moles का definition क्या है? Number of moles is equal to weight of a solid divided by molecular weight of solid, right? So what it is, it's a divided by. So it is, I can put it as it is directly proportional to the weight of the solid divided by molecular mass. That means number of moles is inversely proportional to the molecular mass. If it is inversely proportional to the molecular mass, obviously, if colligative property is directly proportional to the number of moles, but number of moles is inversely proportional to the molecular mass, hence colligative property is also inversely proportional to the molecular mass. ये लॉजिक समझ में आना चाहिए. इसका मतलब अगर molecular mass बढ़ेगा तो colligative properties कम घटेगा, अगर molecular mass घटेगा तो colligative properties का वैल्यू बढ़ेगा. ठीक है, ऑफ सोल्यूट, प्रिसाइजली वी आर सेइंग, नॉट अ सॉल्वेंट. ओके, सो अगर ये I इज इक्वल टू n ऑब्जर्व्ड अपॉन n थ्योरेटिकल है तो इसका रेसिप्रोकल होगा ना, उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर मास अगर इसको डिफाइन करने जाओगे तो यू विल गेट I इज इक्वल टू m थ्योरेटिकल अपॉन n ऑब्जर्व्ड. ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकली व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू हैव divided by molecular mass observed that you are getting, the value that you are getting after doing an experiment. Okay, now few of the examples to make this stuff very easier for you to understand. As I said, for a non-electrolyte, doesn't matter what non-electrolyte you are taking, you take any damn non-electrolyte present on the earth, your I is equal to gonna be equal to 1. That's a Van't factor value is equal to 1. Why? Because theoretical and observed value for a non-electrolyte, it is gonna be the same, because you don't have any dissociation, you don't have any association. Once you know what is the number of moles, you know the number of particles, the theoretically what value you are predicting will be exactly equal to the practical value. Not exactly equal to, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, based on what kind of behavior you have, what kind of parameters which are affecting. Exact कभी भी आपको किसी भी चीज में वैल्यू नहीं आने वाला, but it is almost, it is gonna be the same. Okay, now moving on to the next part. If you go for the KNO3, okay, now problem with KNO3 is KNO3 can undergo dissociation, and that can give you K plus ion and the NO3 minus ion. That means one single molecule is dissociating to give you 2 ions. Okay, so that's why I is equal to 2. चमका. ठीक है, तो
तो theoretical upon observed, m theoretical upon m observed, m theoretical upon m observed, m theoretical upon m observed. I is equal to 3 कब आएगा? When you are having Na2SO4 or CaCl2. If you take an example of a CaCl2, it undergoes dissociation to give you Ca plus 2 ion plus 2Cl minus ion. Now how many particles you have? You have one particle. One CaCl2 is giving you 1 plus 2. That's total 3 particles. Okay, one particle of Ca plus 2 ion and 2 particles of Cl minus ion. That's very important. You see, that's why if you do this calculation, अगर इसका molecular theoretical आप डालोगे, इसका observed theoretical value आप डालोगे, तो आपको ये ratio कितना आएगा? For examples like Na2CO4 and CaCl2, you will get I is equal to 3. ठीक है, अगर KNO3 और NaCl वाले केस लोगे जहाँ पे दो आयंस बन रहे हैं, then you will get I is equal to 2. Even HCl will also give you this value. But if you are having a non-electrolyte where there is no dissociation, number of particles theoretically and observed are going to be the same. In that case, I is equal to 1. That means your numerator is equal to denominator. Okay, that's the case. ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अभी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये सब झमेला करने की जरूरत क्या है? बिकॉज बाय यूजिंग अ वेंट ऑफ फैक्टर वी हैव टू चेंज और मॉडिफाई द एक्सप्रेशंस फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एज वेल एज योर what else we have studied, osmotic pressure. Yeah, so these four concepts are going to be the same by now what we have studied for the non-electrolyte solute. But if you have a electrolytic solution, Van't Hoff factor plays a crucial role. ज़्यादा तोफ नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ याद रखना है, that's I आगे डाल देना है, that's it. So you take a Van't Hoff factor, you multiply it by the electrolytic वाला expression, you will get, sorry, non-electrolytic वाला expression, you will get a modified form of colligative properties for an electrolytic solution. तो ये अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखोगे तो ये होता है P10 into X2, दैट्स अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, बट for what, for your electrolyte it is going to be I into P10 into X2. So Van't Hoff factor plays a crucial role in determining the colligative properties of an electrolytic solution based on the non electrolytic solution wala concept. So this, if you further simplify it, you get I into W2 into M1 divided by M2 into W1. If you have any problem with this expression की elaborate कैसे हुआ, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. प्रीवियस वीडियोस में जहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, ऑलरेडी विल नो दिस कंसेप्ट, हाउ दिस वैल्यूज आर कमिंग अप और हाउ दिस वैल्यूज आर चेंजिंग. You can just go back to that video. If still you have doubt, you can put that in the comment box. I'll be happy to answer. You can represent this value for delta TB. Delta TB for non-electrolytic solution is equal to Kb into M, but for electrolytic it is multiplied by the Van't Hoff factor. So if we further simplify it, I into 1000 into Kb into W2 upon M2 into W. Even by looking at this expression, you can understand delta TB is a colligative property and M2 is a molecular weight of the solute. See, if you see correlation, they are inversely proportional to each other. ठीक है, ये value molecular weight of solute का value कहाँ पे? Denominator में. So that's why they are inversely proportional to each other. Okay. You can further define that with respect to the elevation, sorry, depression and freezing point. So delta TF is equal to Kf into M for non-electrolyte. You multiply it by Van't Hoff factor, that becomes for the इलेक्ट्रोलाइट. अभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी Van't Hoff फैक्टर रख सकते हो, रखो ना, I is equal to 1 है तो मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वैसे भी. ठीक है, सो दिस सेम एक्सप्रेशन यू कैन अप्लाई फॉर इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बट फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट I is always equal to 1. That's why you just simplify it as delta F is equal to Kf into M. End of the story. But for electrolyte you have to take into consideration the Van't Hoff factor value. ठीक है, तो ही वो अपने आप को एडजस्ट करेगा. किसका वैल्यू? किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू. ठीक है, अदरवाइज ऑब्जर्व्ड आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी द रॉन्ग अगर तुम लोग इससे सॉल्व करके उसे फाइनलाइज नहीं करोगे तो. ओके, इज इक्वल टू आई इंटू 1000 इंटू Kf इंटू W2 अपॉन M2 इंटू WM विच इज रिस्पेक्ट टू द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट. लास्ट कंसेप्ट इज अ कंसेप्ट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर. सो ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू M इंटू R इंटू T. इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय I. दैट्स अ Van't Hoff factor with respect to the osmotic pressure, and if you further simplify this, it becomes I into R into T W2 upon M2 into P. So if you see all the colligative properties all in all, okay, this is the first colligative property, this is the second colligative property, this is the third one, and this is the last one, that's the fourth one. If you'll see all in all your osmotic pressures, all your colligative properties are inversely proportional to the molecular weight. All your colligative properties are inversely proportional to the molecular weight. All your colligative properties are inversely proportional to the molecular weight. इसीलिए प्रीवियस वाले स्लाइड में आपने देखा था कि n theoretical upon n observed था, इसका सॉरी n observed upon n theoretical था, n नंबर ऑफ मोल्स, बट मॉलिक्यूलर वेट में उल्टा हो जाता है वो. ठीक है, तो ये लास्ट एक्सप्रेशन आल्सो देयर इन योर सिलेबस, इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस बाय नाउ. एंड एज आई सेड कि बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टेड विद आवर ऑनलाइन क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, IIT JEE and NEET CET and preparation. You can join us for that 11th and 12th. For the details, you can WhatsApp on this number 99670254450, or you can call on this number 99670254450. Highlights of the batches that we're going to start with is an online lecture, so you don't have to. You just have to
sit at home in your comfort zone where we are going to give you all the knowledge and the pravachan and the guru gyan. Batch size will be of the 10 students, so ज़्यादा कुछ आपको टेंशन नहीं है. You don't have to worry much about it. Learn from the best of the faculties. We are the best of the people in their own field who are going to teach you. Feasibility to join for a specific topic. It's not necessary that you come for a whole chemistry or a whole physics as a subject to us. You can also join us for this one specific topic which may be you haven't understood very well in your previous classes or maybe in your college. Doubt solving lectures, obviously if you want to join us for the doubt solving lectures, maybe just before 1 month before your exam or something like that, you can join us. And obviously these two things are far more cheaper than as compared to the actual course fee structure. So वो बहुत सस्ता पड़ेगा आपको. And affordable course fee structure that you have for this stuff. You can follow us on Facebook, so www.facebook.com/KMShastra. This is our official channel where you can join us, where you can put the doubts, the queries that you have. I'll try my best to answer that as early as possible. If I am not in a position, or if because of some time constraint I'm not able to answer to your query, someone from the group will obviously, this is like a study forum that I wanted to create, that's why I made this group. So even your amongst yourself, the students group can solve your doubts. So एक स्टूडेंट को कुछ पता हो सकता है, दूसरे को नहीं पता हो सकता, दूसरे को जो पता है वो तीसरे को नहीं पता हो सकता. So likewise it is going to be the common platform where you can get your doubts resolved. Obviously you're watching this video on YouTube, so youtube.com/KMShastra. Soon we are reaching to the 1000 subscribers. I hope you're going to spread this video as much as possible. अपने फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि अपने जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स टच हो सके. मुझे भी पता चले 1000 सब्सक्राइबर्स टच करने के बाद क्या फील होता है. ऑब्वियसली लाइक द वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स. डिसलाइक मत कर देना यार, डिसलाइक करने जैसा इतना घटिया तो पड़ा था नहीं. आई डू अंडरस्टैंड दैट कि बच्चे इतना तो मेरे ऊपर भरोसा रख सकते हैं. और ऑब्वियसली कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, www.instagram.com/KMShastra, where I put some quotes वाला images वगैरह जो आप देख सकते हो for the overall your life, overall your सक्सेस इन द लाइफ. ठीक है, जो भी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर मुझे जो कोट सोचते हैं वो मैं डालते रहता हूँ उस पर. इवन देयर आर फ्यू वन लाइनर्स इन द केमिस्ट्री वेर यू गेट टू नो द केमिस्ट्री इन ऑल. ठीक है, थोड़ा बहुत. एंड वी हैव आवर ओन वेबसाइट, दैट इज www.kmshastra.com. यू कैन विजिट दिस वेबसाइट, जहाँ पे जाके आपको पता चलेगा हम लोग एग्जैक्टली आपको क्या क्या ऑफर करते हैं. देर आर फ्यू नोट्स विच आर ऑलरेडी मेड एंड फ्रीली अवेलेबल. यू कैन जस्ट एक्सेस दैट. इफ यू वांट टू डाउनलोड इट, यू कैन डाउनलोड इट. यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर, बी एट होम, पढ़ाई करो अच्छे से. नॉट ओनली स्टडी बट अलॉन्ग विद दैट इनकलकेट सम हॉबी विच यू कैन ऑब्वियसली विच यू कैन बिल्ड अप इन फ्यूचर. ठीक है, थोड़ा सा एक स्टडी से ब्रेक लेने के लिए, बट जितना टाइम होता है उतना मैक्सिमम पढ़ाई करो, क्योंकि वही काम आने वाला है आगे. ऐसा नहीं वही काम आने वाला है आगे, आज करने के लिए हाथ में लिया तो अच्छा ही करो. दैट्स अ वन थिंग दैट ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स. ठीक है, doesn't matter what you're doing in your life, if you have taken that in your hand कि अभी ये मेरे को करना है, तो just focus on that and make sure that you're doing your best, you're giving your best. Okay, thanks for watching. Do subscribe, that's very important. Your subscribers बढ़ने चाहिए. ठीक है, जल्दी बढ़ाओ प्लीज. टेक केयर, बाय बाय.